ये बैंक स्टेटमेंट, जो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यूएस का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फटाफट से किसी से पैसे उधार लेकर आप अपने अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है कि ब्लड रिलेशन अगर आप शो करते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि ब्लड रिलेटिव जो है वो इनको वहां पर सेटल होने के लिए हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए में से आप 80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं हर महीने और 20,000 रुपये आप हर महीने सेविंग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों मैं हूं मंजीत सिंह चोपड़ा और आप देख रहे हैं जी कैपियन एमएससी। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि यूएस वीज़ा के लिए जब आप इंटरव्यू देने एम्बेसी में जाते हो तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही छांट कर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए उस वीडियो में रखे हुए हैं, प्रेजेंट किए हैं, जिसको देखने के बाद बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं। बहुत सारे लोगों ने थैंक्स भी किया है कि आपकी वीडियो देखने के बाद सर हमारा वीज़ा जो है वो लग गया, क्योंकि उन्होंने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया था, इन क्वेश्चंस के रिप्लाई पहले अपने माइंड में फिट कर लिए थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इंटरव्यू फेस किया और उनको वीज़ा अप्रूव हो गया। लेकिन बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं आप जैसे दोस्तों के, भाइयों के, कि जिन्होंने अपनी क्वेरीज जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखी हैं। तो आज मैं कुछ एक कमेंट, सभी कमेंट्स तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि हज़ारों की संख्या में कमेंट आए हुए हैं, तो कुछ जो चुनिंदा कमेंट हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 10 लोगों ने एक कमेंट किया है तो मैं वो एक पर्सन का कमेंट उसमें से ले रहा हूँ और आपके सामने रखूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो अलग अलग लोगों ने पूछे हैं, वो आपके सामने आज मैं रखूंगा और उनके क्वेश्चंस के क्या रिप्लाई हैं वो आप देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें ये बताया गया है कि 15 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूएस वीजा एम्बेसी में पूछे जाते हैं, तो आप यहां पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं मंजीत सिंह, आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपका साथी। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीजा से रिलेटेड, यूएस वीजा से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया हमारे पास जयमाला पाटिल जी का। वो ये पूछती हैं कि DS 160 फॉर्म में उनसे इंग्लिश सेलेक्ट हो गई है। जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो उनसे गलती से इंग्लिश सेलेक्ट हो गई, बट इंटरव्यू हिंदी में देना चाहती हूँ, क्या इंटरव्यू टाइम पर लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ? तो बिल्कुल जयमाला पाटिल जी, आप कर सकते हैं। आप जैसे ही इंटरव्यू फेस करते हैं तो सबसे पहले आपसे लैंग्वेज ऑप्शन पूछा जाता है, तो आप उन्हें क्लियरली बता दीजिए कि आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी किस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देना चाहती हैं। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहती हैं तो आप उन्हें कह सकती हैं कि सर मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहती हूँ, तो उसी वक्त आपको हिंदी की लैंग्वेज में आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है दोस्तों वो सर्वेश गौतम जी है यूपी से। उन्होंने क्वेश्चन किया है, सर्वेश जी जानना चाहते हैं वेटर जॉब के लिए वो यूएस जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वीज़ा कैसे मिलेगा? तो देखिए, वेटर जॉब के लिए जब आप, सबसे पहली बात है, जब आप यूएस एम्बेसी में जाते हैं B1 B2 के लिए, तो पहली बात तो ये आपका वर्क वीज़ा नहीं है। अगर आप उनको जाकर ये कहेंगे कि मुझे वेटर जॉब करनी है तो डेफिनेटली श्योर है सर्वेश जी, आपका वीज़ा उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि B1 B2 वीज़ा सिर्फ उन लोगों को ही दिया जाता है जो लोग ट्रैवल पर्पज़ के लिए यूएस आते हैं और एक निर्धारित समय सीमा तय करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद वो वहाँ से वापस अपनी कंट्री में लौट आते हैं। तो बिल्कुल भी आप ये वहाँ पर नहीं बताएंगे, और अगर आपके मन में ये बात है कि आप वहाँ पर वेटर जॉब करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे, तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा, वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्सरशिप केस में सेम क्वेश्चंस होंगे या उनमें नहीं? तो ये है आरती वर्मा जी, इन्होंने हमारी वो वीज़ा वाली वीडियो जरूर देखी हुई जिसमें 15 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। उसमें इन्होंने ये बोला है कि क्या अगर स्पॉन्सरशिप है उनके पास किसी की यूएस से, तो क्या फिर भी सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आरती वर्मा जी, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, जैसे कि आप देखिए जा तो रहे हैं यहाँ पर ट्रैवल पर्पस के लिए, क्योंकि B1 B2 वीज़ा है, ठीक है, आपने DS 160 फॉर्म फिल किया है तो B1 B2 वीज़ा है, आप जा रहे हैं ट्रैवल पर्पस के लिए, तो वहाँ जाकर आपको बताना तो यही है कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगी, आपकी ट्रैवल आइटनरी क्या है, ये सब चीज़ें आपको सेम बतानी है। लेकिन हाँ, स्पॉन्सरशिप के केस में आपको उस स्पॉन्सर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो क्या करते हैं, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, और सारा खर्चा वो बियर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड थिंग, उनकी इनकम भी पूछी जा सकती है, उनका प्रोफेशन भी पूछा जा सकता है, उनकी इनकम, उनका प्रोफेशन और कब से वो वहाँ पर रह रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने अपना जो नेम है वो एक्चुअली मैंशन नहीं किया, कुछ ID से मैंशन है। तो क्वेश्चन ये है जी, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देखते हैं जब यूएस एम्बेसी में वीज़ा के लिए इंटरव्यू लिया जाता है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं देखते जी वो। उनका तो ये कहना है कि सिर्फ DS 160 फॉर्म फिल हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपका पासपोर्ट जो है वो आप साथ में लेके जाएंगे, राइट। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट वो नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, लाइक आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी NOC, ठीक है, और जॉब का प्रूफ, आपके पास कोई ID कार्ड हो या आपके पास विजिटिंग कार्ड तो एक्चुअली चल जाते हैं, लेकिन विजिटिंग कार्ड इतना ज़्यादा वैलिड नहीं होता क्योंकि विजिटिंग कार्ड बहुत इजीली बन जाते हैं। तो आपका आई कार्ड आपकी हेल्प करेगा इस केस में, लेकिन वो आपको तब दिखाना है अगर वो आपको दिखाने के लिए कहें तो,
ठीक है। ऐसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी, जब तक कॉन्सुलेट आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए नहीं कहेगा तब तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है। अगर आप बिना कहे सभी डॉक्यूमेंट उनके सामने रख देंगे तो इसका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा और हो सकता है कि आपको वीज़ा ना मिले। तो बड़ी ईमानदारी से, बड़े तैयार होकर आप जाइए और आपको वीज़ा जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, क्या DS 160 फॉर्म भरने और सबमिट करने के बाद फिर से एक्सेस कर सकते हैं फॉर्म को या नहीं। इन्होंने भी अपना नेम नहीं दिया है, सिंपल कोई आईडी है नंबर्स में। तो मैं बता देना चाहता हूँ जिनका भी क्वेश्चन है माय डियर, DS 160 फॉर्म एक बार आपने फिल कर दिया, उसके बाद आप उसमें दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे, पहली बात तो चांस ही नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे कोशिश करते भी हैं तो हर एक चीज़ आपकी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, आपने पहले क्या फिल किया, आपने बाद में क्या फिल किया, तो ये सब चीज़ें आपकी फाइल को और ज़्यादा वीक बनाएंगी और ज़्यादा कमज़ोर बनाएंगी। तो ऐसी बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। हाँ, पहले ही जब आप DS 160 फॉर्म फिल कर रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ आप फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी एजेंट की, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी एजेंट की आप हेल्प ले सकते हैं और अपने DS 160 फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे मेन होता है, देखो DS 160 फॉर्म को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। सबसे मेन होता है DS 160 फॉर्म कैसे फिल किया जाना है, DS 160 फॉर्म होता क्या है। मैं इसकी एक अलग से छोटी सी वीडियो जो है उसमें डाल दूंगा। अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं ऊपर आई बटन में दे भी देता हूँ, नीचे मैं लिंक पे भी मेंशन कर देता हूँ। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको DS 160 फॉर्म कैसे फिल किया जाना है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, DS 160 फॉर्म जो है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी, तभी आप पूरी तैयारी के साथ पहले से ही बैठे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सतीश जी ने क्वेश्चन भेजा है। सतीश जी लिखते हैं, इफ दे आस्क फॉर एनी बैंक स्टेटमेंट फॉर इनकम प्रूफ, जो यही सेम क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिप्लाई किया था कि हाँ दे मे आस्क, है ना। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे कि अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, लेकिन हाँ वो कह सकते हैं, चांसेस हैं लेकिन कम है। कम चांसेस क्यों हैं उसके लिए मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। कम चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जब आप DS 160 फॉर्म को फिल करते हैं तो आपकी एक एक डिटेल उसमें फिल की जाती है, और जब तक आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपकी अपॉइंटमेंट के बीच में और आपके फॉर्म फिल करने के बाद उस जो वो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पहले से ही चेक कर चुके हैं। जी हाँ, US एम्बेसी के जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो एम्बेसी है, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हर एक चीज़ को पहले ही क्रॉस चेक कर चुकी होती है कि जो एप्लीकेंट है उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही चेक की जा चुकी हैं। लेकिन हाँ, 1 या 2% चांसेस में वो कह सकते हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, लेकिन हर एक चांस में ऐसा नहीं होता, हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। 98% केसेस में ऐसा होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते हैं, वो पहले से ही सब कुछ कन्फर्म करके बैठे हुए हैं, राइट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये बैंक स्टेटमेंट, जो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि US का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फटाफट से किसी से पैसे उधार लेकर आप अपने अकाउंट में डाल देते हैं और सोचते हैं कि हमारा ये मनी शो हो जाएगी और वीज़ा लग जाएगा। तो बहुत कम चांसेस हैं, हो सकता है बाकी कंट्रीज़ में ऐसा हो जाए, कनाडा या और कंट्रीज़ में भी, लेकिन US के केस में या अगर आप शेंगन वीज़ा लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उस केस में बहुत कम चांसेस होते हैं वीज़ा के अप्रूव होने में। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसे आपको बनानी है उसके बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, अभी मैंने दे दिया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे मेंटेन करनी है ताकि वीज़ा देते वक्त आपकी बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा कभी भी रिजेक्ट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति शर्मा जी का क्वेश्चन है ये, आई हैव 2 ब्लड रिलेशंस इन US, शुड मेंशन बोथ और एनी वन, इज इट अबाउट हाइडिंग फैक्ट्स। बिल्कुल, यू आर करेक्ट। इफ यू हैव रिलेशंस, इफ यू हैव ब्लड रिलेशंस ज्योति जी, देन यू हैव टू मेंशन, आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आपके ब्लड रिलेशन है। तो मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, जो मेरे भाई बंधु हिंदी में देख रहे हैं, हिंदी समझते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि इनका क्वेश्चन ये है कि उनके ब्लड रिलेशन में है 2 ब्लड रिलेशंस इन US, लाइक उनके ब्रदर सिस्टर या उनके ब्रदर्स या उनकी फैमिली में कुछ ब्लड रिलेशन में उनके है वहाँ पर, ठीक है, 2 लोग हैं, और वो कहते हैं क्या उन दोनों को मेंशन करना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो US एम्बेसी है वो आपकी हर एक बात पर और आपकी बात के कहने के तरीके पर पूरा ध्यान दे रही है कि आप उस बात को किस तरीके से कह रहे हो, वो आपकी आंखों को पड़ती है, ठीक है। अगर आप झूठ बोलने में इतने ज़्यादा माहिर हो कि किसी को पता ना चले, तो टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ मैं, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप उनको वो ब्लड रिलेशंस के बारे में बताएं। लेकिन अगर आप झूठ बोलने में पकड़े जाते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं हमारा वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन आपकी आंखें कह रही है कि हाँ है, तो वो आपकी आंखों को पढ़ देंगे, ठीक है। तो बेटर यही है, देखो कि अगर आपके ब्लड रिलेशंस हैं तो उनके बारे में बताइए, क्योंकि US एम्बेसी ये कहती है कि हमें फैक्चुअल जो रिपोर्ट है, जो ट्रू रिपोर्ट है वो देनी है, गलत नहीं बताना किसी को भी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है कि ब्लड रिलेशन अगर आप शो करते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि ब्लड रिलेटिव जो है वो इनको वहाँ पर सेटल होने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ये भी बात उनके माइंड में क्लिक हो सकती है। उस केस में वीज़ा अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका खुद का प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखिए मेरी बात पर ध्यान दीजिए, अगर आपका खुद का प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोज आप डॉक्टर हैं, आपका हॉस्पिटल है खुद का,
ठीक है, और या फिर आपका खुद का स्कूल है, या फिर आपकी खुद की कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपके पास उस चीज़ के प्रूफ हैं, आपने वो सब चीज़, एवरीथिंग इज ओके, हाँ, तो आप कह सकते हो कि मेरा वहाँ पर ब्लड रिलेटिव है। लेकिन हाँ, मैं उनसे मिलूंगा भी, क्योंकि ब्लड रिलेटिव है तो ऑब्वियसली बात आप उनसे मिलेंगे भी, लेकिन आप अपनी टाइम पीरियड पूरा करने के बाद आप वापस अपनी कंट्री में आ जाएंगे, बिकॉज पीछे से आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को संभालने वाला और कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका खुद का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस केस में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है, अगर आप ये चीज़ शो करते हैं कि आपके ब्लड रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं। तो बेटर यही है कि आप का अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वहाँ पर कोई नोन है। आप सिंपली कह सकते हैं कि मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानती या किसी को नहीं जानता, सिंपली दैट्स इट, ठीक है। लेकिन आपको जो आप मुंह से बोल रहे हो, आपकी आंखें भी वही बोलनी चाहिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, ये शीशपाल दलाल जी हैं। शीशपाल दलाल जी कहते हैं, यूरोप एंड यूके ट्रेवल्ड ऑलरेडी, विल गेट यूएस वीजा। ओके, इट्स वेरी गुड शीशपाल जी। शीशपाल जी कह रहे हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, इनका कहना है कि ये ऑलरेडी यूके और यूरोप में, यानी कि शेंगन वीजा भी ये ले चुके हैं, ट्रेवल कर चुके हैं, यूके भी ये जा चुके हैं, क्या यूएस वीजा इनको मिलेगा? तो शीशपाल जी, चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बन जाती है और आप जो आपका शेड्यूल टाइम है, विद इन टाइम पीरियड आप पहले वाले ट्रेवल में वापस आ जाते हैं घूमकर, तो आपके वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर यूएस एम्बेसी एक चीज को और देखती है, वो ये देखती है कि जो आपने लास्ट ट्रेवल किया यूरोप का या आपने ट्रेवल किया यूके का, इन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन गैप कितना है। सेकंड थिंग, जो आपका लेटेस्ट ट्रेवल रहा है, चाहे वो यूरोप रहा है चाहे वो यूके रहा है, उसके बाद आप यूएस को अप्लाई कर रहे हो, उस बीच में टाइम जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है, टाइम डिफरेंस कितना है, ये वो देखते हैं। क्योंकि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग हर चीज उन्होंने पहले से कैलकुलेट की होती है कि अगर पर्सन की इनकम 1 लाख रुपए महीना है तो वो कितना रुपए खर्च कर सकता है, कितने रुपए सेव कर सकता है, कितने रुपए इन्वेस्टमेंट में लगा सकता है, कितने रुपए वो अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, आपका जो लग्जरियस जो आपके टूर ट्रेवल रहते हैं, ठीक है, इंसान के आजकल ईएमआईज भी होती हैं, तो ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद वो निचोड़ निकाल के रखते हैं पहले से कि इस पर्सन के पास नियर अबाउट पर मंथ इतनी सेविंग हो सकती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए में से आप 80,000 रुपए खर्च कर रहे हैं हर महीने और 20,000 रुपए आप हर महीने सेविंग कर रहे हैं, तो एक साल में आपने सेव किया 2,40,000 रुपए। लेकिन आप पहला ट्रैवल आपने किया 6 महीने पहले, उसका पहला ट्रैवल आपने किया 1.5 साल पहले या 1 साल पहले, लेकिन अब 6 महीने के बाद दोबारा से आप यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं डाउट में चीजें चली जाती हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर पर्सन की जो सेविंग है, मान लीजिए वो 20 से 25,000 रुपए महीने की है, तो वो 6 महीने में इतना सारा पैसा कहां से लेकर आए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको रेडी रखनी है। उसके लिए आपसे क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि आपने लास्ट ट्रैवल जो है वो इस टाइम पे करा था और अभी आप फिर से यूएस जाना चाहते हैं, इतने कम ड्यूरेशन में आपने इतना सारा बजट को कैसे अरेंज किया। हाँ, उसमें आपके पास रिप्लाई होना चाहिए। अगर आपके पास जेन्युइन पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी है, या आपका कोई प्लॉट सेल किया है, या आपने कुछ घर सेल किया है, या आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट थी, वहां से आपको पैसा आया, रिटर्न आई है, कुछ भी है, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि मैंने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया था, या फिर जो मेरे पास पैसा है वो यहां से आया है, या आपकी लॉटरी लगी है, वट जो भी है, ठीक है। लेकिन जो पैसा आपके पास है वो जेन्युइन होना चाहिए। उनको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ये पैसा आपने कहीं से अरेंज किया है ट्रैवल करने के लिए या फिर वीजा पर्पस के लिए। देखिए, यूएस वीजा के लिए या शेंगन वीजा के लिए या किसी भी कंट्री के जब आप वीजा अप्लाई करते हो, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो, तो सबसे पहली चीज जो एम्बेसी देखती है वो यही देखती है कि क्या ये पर्सन वहां रह जाएगा या इसके पास वापस आने का स्ट्रॉन्ग रीजन है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी यही चीजें बताई हैं कि यूएस वीजा कई बार तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी नहीं मिलता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियस्ट को नहीं मिलता है, बिजनेसमैन को नहीं मिलता, और कई बार एक छोटे से एम्प्लॉय को मिल जाता है, राइट। तो सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके कॉन्फिडेंस पर, आपकी आई कॉन्टैक्ट उनके साथ कैसा है, आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो 1 मिनट से पहले पकड़ लेते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज मेहर जी का। फिरोज मेहर जी कहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट वीजा के चांसेस क्या हैं। तो देखिए फिरोज मेहर जी, अगर आपने फ्रेश पासपोर्ट बनाया है और आप डायरेक्ट यूएस के लिए अप्लाई कर देते हो और आपका प्रोफाइल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके पास यूएस जाने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी नहीं है, तो 99% केसेस में ऐसे केसेस को वीजा अप्रूवल नहीं होता है, रिजेक्शन मिलती है। बिकॉज यूएस एम्बेसी ये देखती है कि अगर ये पर्सन ने पहले कहीं ट्रेवल नहीं किया है, इट मीन्स ये जेन्युइन ट्रेवलर नहीं है। अगर जेन्युइन ट्रेवलर नहीं है तो यूएस में ये ट्रेवल करने के पर्पज से नहीं जा रहा है, यूएस में जा रहा है वहां पर रहने के पर्पज से। ये वहां चला जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। हाँ, अगर आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री है और वो ट्रेवल हिस्ट्री जस्टिफाइड भी होनी चाहिए। जस्टिफाइड समझते हैं, जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उसमें जो ड्यूरेशन होता है, गैप ड्यूरेशन, एक ट्रेवल हिस्ट्री से दूसरी ट्रेवल हिस्ट्री के बीच का जो गैप ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो जस्टिफाइड होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि अगर पर्सन 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद एक बाहर फॉरेन कंट्री घूमने जा रहा है और इसकी इतनी इनकम है, तो हाँ, इतना पैसा ये 1.5 साल में सेव कर देता है, फिर ये वहां जाकर लग्जरियस को एंजॉय करता है, बाहर जाकर ये एंजॉय करता है, टूर एंड ट्रैवल का शौकीन है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो वीजा को अप्रूवल या रिजेक्शन देते हैं। तो फ्रेश पासपोर्ट है फिरोज मेहर जी, तो मैं ये कहूंगा कि आप चांस मत लीजिए, पहले आप कुछ ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए ताकि यूएस एम्बेसी को ये लगना चाहिए कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। देखिए, एक छोटी सी बात मैंने एक वीडियो में बताई थी, आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो मेरे रूटीन व्यूअर्स हैं।
अच्छा हाँ, जो लोग रूटीन व्यूअर्स नहीं है वो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे यहाँ पर एक लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी बाकी जो वीडियोस है उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी वो आपको उसी वक्त शो हो जाए। और ये वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं कह रहा था 5 साल, अगर देखो अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो 5 ईयर्स अगर आप मुझे देते हो ना, तो 5 ईयर्स के बाद आप बहुत इजीली यूएस का वीजा ले सकते हो। उन 5 सालों में आपकी बैंक स्टेटमेंट, उन 5 सालों में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, उन 5 सालों में आपका पूरा प्रोफेशनल रिकॉर्ड, ये सब चीजें जेन्युइनली रेडी होती हैं, जेन्युइनली तैयार की जाती हैं, जिसमें कोई भी फेक नहीं होता है। ताकि जब आप यूएस एम्बेसी में जाओ तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब आपने विजिट किया होगा ना तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा कि हाँ मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर हूं। ये आपको कहना नहीं पड़ेगा, ये वो समझ जाएंगे, आपकी आंखों को पढ़ लेंगे, राइट। तो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। पार्ट बना दूंगा, ये पार्ट 1 है, अभी इसके बाद फिर पार्ट 2 भी आ जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 में अच्छा कमेंट किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लाइक किया और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी किया तो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कपल इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, दोनों से या फिर हेड ऑफ द फैमिली से। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जी नाजिया फातिमा जी के द्वारा। नाजिया जी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ये क्वेश्चन किया, हमारी वीडियो को देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, तभी आप ये वीडियो देख पा रही हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये कि कपल इंटरव्यू में क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब कपल इंटरव्यू क्वेश्चन देने जाता है, सॉरी इंटरव्यू देने जाता है, कपल जब इंटरव्यू देने जाता है तो वहां पर क्वेश्चन ज्यादातर तो हेड ऑफ द फैमिली से पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप साथ में खड़ी हैं, वाइफ साथ में खड़ी है, तो वाइफ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों को ही तैयारी करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड प्रिपेयर होकर जाए और वाइफ को पता नहीं हो कि कहाँ जाना है घूमने, हमारी आइटनरी क्या है, ट्रैवल आइटनरी क्या है। ये सब चीजें आप दोनों को इक्वली बताना चाहिए और दोनों के फेस पर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। तो दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन वो पूछेंगे हेड ऑफ द फैमिली से और 3 क्वेश्चन वो पूछ लेंगे उनकी वाइफ से, उनके स्पाउस से, ठीक है। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी हमारा पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, जिसमें हम अगले जो क्वेश्चंस हैं और भी कमेंट्स हैं उनके बारे में भी आंसर देंगे कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें यूएस में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो होते हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उनका आंसर भी दिया गया है कि उन क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे देने हैं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और अपने नियर डियर्स को जरूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।